हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आज हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और गांधीयन एडवेंट के बाद, गांधी जी के भारत आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या इवेंट्स हुए, उनको पढ़ते हैं। सो वी डिस्कस्ड, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट फेज़ ख़त्म किया जब तिलक और एनी बेसेंट had almost they were not that active. Annie Besant was not active and she wanted to try this Montfort reforms and Tilak had left India. भारत से चले गए हैं एक मानहानि का मुकदमा लड़ने वैलेंटाइन शिरोल के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में, और वैलेंटाइन शिरोल ने किताब लिखी है इंडियन अनरेस्ट, और तिलक को बोला है कि वो भारत में असंतोष के जनक हैं। तो तिलक वहाँ चले गए थे, वहाँ रहते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, हार जाते हैं, वापस आते हैं और कुछ दिन नॉन कोऑपरेशन से पहले काम भी करेंगे भारत में। बट अगस्त जब नॉन कोऑपरेशन शुरू होने वाला है 1920 में, तिलक की डेथ हो जाती है। उधर गांधी जी, गांधीयन फेज शुरू हो जाएगा। गांधी जी 1915 जनवरी 9 को भारत आई गए हैं साउथ अफ्रीका से, और वहाँ पर वो सत्याग्रह सीख कर आए हैं। इंडिया में उन्होंने उसकी एप्लीकेशन की है। वहाँ भारतीयों के अधिकारों के लिए वो लड़ते ही रहे हैं। वकील बन के गए थे कंपनी के लिए, लेकिन वहाँ रुक गए हैं, काम किया है। और वहाँ पर टॉलस्टॉय फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म और हिंदू मुस्लिम सभी की संस्थाएं बनाई हैं, फारसियों की उनके साथ मिलकर काम किया है, महिलाओं को भी मोबिलाइज़ किया है। वो सारी चीज़ें जो भारत में की हैं वो साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं। अब वो आते हैं तो गोखले के टच में वो पहले से ही थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको भारत में सलाह दी है कि आप पहले कुछ समझिए, इधर उधर जाइए और देखिए। तो गांधी जी हैड बीन टूरिंग इंडिया फॉर 1 year or so, and when he was in Lucknow, somebody came from चंपारण, राजकुमार शुक्ला, और फिर गांधी जी का इंडियन मूवमेंट शुरू हो जाता है। शुरू में वो 3 इवेंट्स में काम करते हैं लोकल अफेयर्स में, जिसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह है जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए है। उसमें वो थोड़ा सा पार्शियल विजय ले लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई सब उनके साथ काम करेंगे। नील की खेती करने वाले किसानों के बारे में किताब पहले लिखी गई थी, नाम था उसका नील दर्पण। दीन बंधु मित्र ने वो किताब लिखी थी, नील दर्पण। वो पहले भी एक नील इंडिगो रिवोल्ट्स हुए हैं 1850s में, वो तक की किताब है। लेकिन नील की खेती, ये जो गांधी जी वाला इवेंट था, ये बाद में हुआ है। बट एक नील के किसानों की समस्याओं की किताब है नील दर्पण, रिटन बाई दीन बंधु मित्र। फिर गांधी जी मिल वर्कर्स के लिए भी काम करेंगे, वहाँ भी कुछ उनका पैसा बढ़वा देंगे। और फिर वो खेड़ा सत्याग्रह में भी रेवेन्यू माफ़ हो ही जाता है। तो पहले उनके कुछ मूवमेंट, किसान मजदूर के मूवमेंट हुआ करते हैं। अब गांधी जी ने और आगे क्या किया, लेट अस सी। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अब नॉन कोऑपरेशन मतलब जो उनके लोकल इवेंट्स थे वहाँ से लेकर नॉन कोऑपरेशन तक क्या क्या रहा। तो 1919 में एक चीज़ थोड़ा पहले बता देता हूँ आपको कि एक अभी बताया था आपको मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आए थे, है ना। उसके बेस पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो गया है 1919, बेस्ड ऑन मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को मिला के कह देते हैं मॉन्टफोर्ड। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और चेम्सफोर्ड यहाँ पर हार्डिंग के बाद वाइसरॉय हुआ करता था, तो इसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कह देते हैं। तो एक एक्ट पास हुआ है भारत के लिए, 10-10 साल में होने थे। मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म्स 1909 में आया है, फिर ये 1919 में आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसमें प्रमुख बातें हैं बहुत सारी। सबसे पहला तो ये कि इसमें जो इंडिया की लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल हो गई है, मतलब 2 हाउसेस हो गए हैं। अपर हाउस को बोला गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस को बोला गया है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको आज भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं अपर हाउस, इसे आज हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा कहते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट 2 सदनीय कब बनी थी, तो आप बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जो बेस्ड अपॉन था मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। और जो विधानसभाएं थीं प्रोविंसेस में,
वहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है एक सिस्टम कॉल्ड डायरकी का। डायरकी का मतलब है कि राज्य का हेड गवर्नर ही है, राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड गवर्नर ही है, लेकिन गवर्नर के अंदर दो तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, रिजर्व डिपार्टमेंट्स और ट्रांसफर्ड डिपार्टमेंट्स। मतलब जो मंत्रालय हैं वो दो तरीके के हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में बताया था, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था, है ना। उसमें बोला था कि हम धीरे धीरे आपको सेल्फ गवर्नमेंट देने की कोशिश करेंगे। उसी की तरफ ये एक कदम है। तो राज्य स्तर पर, कहाँ, प्रोविंसेस स्तर पर डायरकी का मतलब होता है डुअलिज्म, दो तरीके के। गवर्नर हेड है, मुख्यमंत्री का सिस्टम अभी नहीं है। गवर्नर के अंडर में डिपार्टमेंट्स दो तरीके के होंगे। रिजर्व डिपार्टमेंट्स वो हैं जिनके अध्यक्ष, जिनके हेड अभी भी अंग्रेज मंत्री होंगे, और ट्रांसफर डिपार्टमेंट्स वो हैं जिनको चलाएंगे इंडियन मिनिस्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि हमने आपको बोला था ना यहाँ पर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में कि हम आपको ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, तो देखिए हमने आपके मंत्री बनाने शुरू कर दिए हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स के हेड इंडियन मिनिस्टर्स होंगे। इस सिस्टम को कहते हैं डायरकी। सो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ डायरकी, नॉट इन सेंट्रल लेवल, राज्य स्तर पर। तो राज्यों में पहली बार ऐसे होने लगा है कि कुछ भारतीय मंत्री बनने लगे हैं। आप लोग एमएलए बनिए, मतलब प्रोविंशियल काउंसिल्स के मेंबर बनिए, आप में से कुछ को हम मंत्री बना देंगे, और देखिए हमने आपको सेल्फ गवर्नमेंट देनी शुरू कर दी है। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 शुरू हो जाता है कुछ 1919 में। उधर ये देखा गया कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक तरफ हैं, बाकी फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह सब इस तरफ हैं, और ये सब वर्ल्ड वॉर जीत गए हैं, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह। तो फिर अब 1919 से लेकर और 1922 तक के इवेंट्स क्या होंगे उनको देखते हैं। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इस दौरान एक काम तो ये होता है कि 1919 में गांधी जी ने लॉन्च किया है रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी ने लॉन्च किया है रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। सेडिशन कमेटी बनी है, सिडनी रॉलेट उसका अध्यक्ष है, तो पॉपुलर नाम हो गया रॉलेट कानून, है ना। रॉलेट कानून पास कर इंग्लैंड की इंडियन गवर्नमेंट पास कर रही है, जिसके अंदर पर्पस था टू सप्रेस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, टू सप्रेस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। थोड़ा ज़रा इसको बंद कर दीजिएगा बाहर। रॉलेट कानून पास किया है इंग्लैंड सरकार, भारत सरकार ने। सिडनी रॉलेट इसका अध्यक्ष था कमेटी का, तो नाम पड़ गया रॉलेट कानून। तो पर्पस क्या है कि भारत में इस समय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, इनको सप्रेस करना ज़रूरी है। इसलिए रॉलेट कानून ने परमिशन दी है कि किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे और कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं देंगे। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मैंने आपको बताए थे कब, पॉलिटी में, है ना, आर्टिकल 22 में, टाडा, पोटा वगैरह, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA वगैरह। तो ऐसे ही एक कानून बना था रॉलेट कानून, जिसमें पुलिस के पास अधिकार है कि अगर लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको अरेस्ट कर लेंगे और आपको कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं होगी। नो परमिशन टू अपीयर बिफोर रेगुलर कोर्ट।
रेगुलर कोर्ट के सामने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कानून पास कर लिया है, इसका एक हिस्सा पास हो गया है सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में। अब इसमें यह है कि अगर आपने ऐसा कुछ, पुलिस को लगता भर है, सस्पेशन भी है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये पार्लियामेंट में इसका एक पहला बिल पास भी हो गया है। इसमें ऑब्जेक्शन किया है गांधी जी ने कि चलिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, वो तो सही है, लेकिन अगर कुछ गलत आपको लग रहा है, किया जा रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगा, हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन आप किसी को कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं होने देंगे। इसका मतलब जो हैबियस कॉर्पस का अधिकार है, जो इंग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, कोर्ट के सामने उपस्थित होना पर्सनल लिबर्टी के लिए, तो ये नहीं माना जाएगा। इसलिए हमारा फैसला कोर्ट करे, लेकिन आप पुलिस सिस्टम से ही अरेस्ट कर लेंगे, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये लिबर्टी जाने वाली बात है। गांधी जी ने इसको अपोज किया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हैंस गांधी जी स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट कानून। रॉलेट कानून के तहत ये अरेस्ट, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू कर दिया है। अब गांधी जी ने बोला है कि इसके खिलाफ सत्याग्रह होगा पूरे भारत में। नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू करने जा रहा हूँ मैं। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा बनाते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग इसे पूरे भारत में अपोज करेंगे, ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे, ये बोल देते हैं। लेकिन याद रहेगा कि ये ऑल इंडिया स्ट्राइक जो है ये नॉन वायलेंट है। सत्याग्रह का मतलब नॉन वायलेंस होता है, इसलिए हम इसे पूरे भारत में अपोज करेंगे। इस कानून के लिए कहा जाता था नो अपील, नो वकील, नो दलील। सरकार ने सोच लिया तो आप गए। इसके लिए गांधी जी ने तैयारी कर ली है और ऑल इंडिया स्ट्राइक करने की बात वो कर रहे हैं रॉलेट कानून के अगेंस्ट। मार्च के महीने में डेट दे दी गई है कि मार्च के महीने में होगी, फिर डेट चेंज कर दी गई है कि 6 अप्रैल को होगी। इस तरीके से ऑल इंडिया स्ट्राइक पूरे भारत में हो जाती है। कहीं कहीं 31 मार्च को हुई है, कहीं कहीं अप्रैल के महीने में हुई है, और ये चल रही है। लेकिन पंजाब प्रोविंस में वायलेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। पंजाब में रॉलेट सत्याग्रह का थोड़ा सा एक वायलेंट रूप देखने को मिला है, और वहाँ स्थिति और तब खराब हो जाती है जब 2 लीडर्स को, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, अमृतसर शहर के लीडर्स हैं, पंजाब के 2 लीडर्स हैं। अमृतसर शहर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है, और यहाँ पर हालात ख़राब होने लगते हैं। जब ये हालात यहाँ पर बिगड़ने लगे हैं और इनका अरेस्टेशन हो गया है डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का, देन वहाँ पर वायलेंस और होने लगती है, बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में अप्रैल 11 को अमृतसर शहर दे दिया जाता है मिलिट्री कमांडर डायर को। यहाँ पर 11 अप्रैल को चार्ज ले लेता है मिलिट्री कमांडर डायर, जनरल डायर को अमृतसर शहर की कमान दे दी जाती है। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में अरेस्ट कर लिया गया है, और ये फिर डायर के हाथ में कंडीशन आ जाती है। डायर ने पूरे ही अमृतसर शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वायलेंस बढ़ती जा रही है, कर्फ्यू लगा दिया है। इन्हीं कर्फ्यू कंडीशंस में अप्रैल 13, ये अप्रैल है, अप्रैल लिखा है ये, अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग में लोग असेंबल होने लगते हैं। अब बैसाखी का त्यौहार है अप्रैल 13 को, रूरल मासेस वगैरह मोबिलाइज हो जाते हैं, शहर की तरफ आ जाते हैं और जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने लगते हैं। जलियांवाला बाग में लोगों की असेंबली होने लगी है, लोग इकट्ठे होते चले जा रहे हैं जलियांवाला बाग में। और यहाँ पर फिर ये देखने को मिलता है कि जब ये मीटिंग हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर
हंसराज नाम का लीडर लोगों को एड्रेस कर रहा है। भाई छोटा सा पॉइंट याद रखना है, हंसराज नाम का लीडर लोगों को एड्रेस कर रहा है और वहाँ पे असेंबली कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। जब डायर को पता लगता है कि यह हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं डिस्पाइट कर्फ्यू, तो डायर वहाँ पहुँचता है और यहाँ पर डायर ने ऑर्डर्ड डायरेक्ट फायरिंग। लोगों को बिना कोई डायरेक्शन दिए, वार्निंग दिए कि कर्फ्यू लगा हुआ है, आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, उसने लोगों पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी हैं। इस तरीके से 15 मिनट लगभग फायरिंग हुई है एंड मैनी पीपल डाइड इन जलियांवाला बाग मैसेकर। इस तरीके से हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर व्हेन पीपल हैड असेंबल्ड इन जलियांवाला बाग on 13th April 1919. Dyer did not give them any warning or so, and there had took place this Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh massacre अप्रैल 13। जब ये जलियांवाला बाग हुआ है, लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, तो काफ़ी लोग मर गए हैं। ऐसे में हालात और बिगड़ने लगते हैं, पंजाब में वायलेंस और बढ़ने लगती है और जितना ज़्यादा वायलेंस बढ़ती जाती है उतना पुलिस का सप्रेशन भी ब्रूटल होता चला जाता है। लोगों की बढ़ती हुई वायलेंस और सरकार का, पुलिस का रिएक्शन भी उतना ही ब्रूटल है। ऐसे में हालात और बिगड़े हैं और ऐसे हालात में गांधी जी ने उन्होंने ये सोचा कि अगर मैंने इस समय कुछ नहीं किया तो फिर हालात और बिगड़ जाएंगे और हो जाएंगे जलियांवाला बाग। इससे पहले कि कुछ और बिगड़े, मैं वापस ले लेता हूँ रॉलेट सत्याग्रह। 18 अप्रैल को गांधी जी ने वापस ले लिया था रॉलेट सत्याग्रह, ये वापस हो गया था। पंजाब में वायलेंस ज़्यादा हुई है और गांधी जी ने बोला, बाय लॉन्चिंग रॉलेट आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ हिमालयन मैग्नीट्यूड। गांधी जी ने बोला, बाय लॉन्चिंग रॉलेट आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ हिमालयन मैग्नीट्यूड, आई शुड नॉट हैव लॉन्च्ड रॉलेट सत्याग्रह। बिना लोगों को सिखाए कि कैसे किया जाता है नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज मिस्टेक मोर ऑफ माइन देन द मिस्टेक ऑफ पीपल, हेंस आई शुड नॉट हैव लॉन्च्ड रॉलेट सत्याग्रह। उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह के विड्रॉ करने को नहीं, लॉन्च करने को बाद में बोला। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मुझको रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। लोगों को बिना सिखाए उनसे ये आशा करना कि वो नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे वॉज मिस्टेक मोर ऑफ माइंड देन द मिस्टेक ऑफ पीपल। इस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह वापस हो जाता है 18 अप्रैल 1919 को। तो दिस वॉज रॉलेट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट कानून विच वॉज अ सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, नो अपील नो वकील। दिस वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ये याद रखना है, ये गांधी जी का पहला ऑल इंडिया मूवमेंट था भारत में। गांधी जी का पहला मूवमेंट भारत में चंपारण था, लेकिन पहला ऑल इंडिया मूवमेंट वॉज रॉलेट सत्याग्रह। ऑल इंडिया स्ट्राइक का नारा दिया था उन्होंने, तो इट वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी, रॉलेट सत्याग्रह 1919। अब डायर ने जलियांवाला बाग किया है, इसकी इंक्वायरी की जाए। सरकार पर प्रेशर डाला जा रहा है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो इसकी इंक्वायरी कराने के लिए सरकार ने अपॉइंट की थी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी अपॉइंट की है। हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी 1920 में। हंटर कमेटी गवर्नमेंट की अपॉइंटेड कमेटी है, इसमें भारतीय भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी रिपोर्ट ये कहती है, डायर से पूछते हैं कि आपको रूल्स तो पता होने चाहिए, अगर कर्फ्यू के बावजूद भी लोग इकट्ठे हुए हैं तो एक वार्निंग तो दी जाती है रूल्स के अनुसार, क्यों आपने ऐसा किया? तो डायर कहता है कि मेरे कारतूस कम पड़ गए, वरना आई वुड हैव फायर्ड मोर एंड मोर, है ना। आई वॉन्टेड टू टीच देम ए लेसन, माई कार्ट्रिजेस रन शॉर्ट, अदरवाइज आई वुड हैव फायर्ड मोर। उसने ये जवाब दिया। डायर को नौकरी से निकाला जाता है। हंटर कमेटी ने ये सजेशन रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को। इसके अलावा डायर को कोई पनिशमेंट नहीं मिला है। हंटर कमेटी की रिकमेंडेशन पर उसे इंग्लैंड वापस भेज दिया गया है। ये रिपोर्ट 1920 में
आती है। गांधी जी ने कहा है कि ये तो डायर के कामों पर लीपा पोती से ज़्यादा नहीं है, इट इज़ एन ऑफिशियल वाइट वॉश। ये कोई सज़ा थोड़ी ना है, नौकरी से निकाले जो डायर ने किया है उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। ही शुड बी गिवन द हाईएस्ट पनिशमेंट नोन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा पनिशमेंट दुनिया में जो जाना जाता हो वो दिया जाए डायर को। नौकरी से निकाला जाना कोई पनिशमेंट नहीं है। ये तो एक डायर के कामों पर सरकारी लीपापोती से ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो बहरहाल हंटर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने, गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं की है, डायर को पनिशमेंट की वो डिमांड कर रहे हैं। उधर इसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना अवार्ड वापस किया है। उनको इंग्लैंड सरकार ने नाइटहुड का अवार्ड दिया था, उनको नोबेल भी मिला था, है ना, गीतांजलि के लिए, तो उनको लिटरेचर में मिला था। तो उनको इंग्लैंड सरकार ने भी एक अवार्ड दिया था, सर की उपाधि दी थी, नाइटहुड दिया था। जलियांवाला बाग की वजह से उन्होंने कह दिया है कि मुझको ये अवार्ड नहीं चाहिए, वापस कर देते हैं वो नाइटहुड का अवार्ड इंग्लैंड सरकार को। ये एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हु रिटर्न्ड हिज अवार्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को भी कुछ मेडल्स वगैरह मिले थे इंग्लैंड की तरफ से पहले, वो भी वो वापस कर देते हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड रॉलेट सत्याग्रह। तो इट वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी जिसमें डायर ने लोगों पर गोलियां चलवा दी हैं। डायर ने अपने वहाँ गली में टैंक खड़े, अपनी आर्मी को खड़ा कर लिया है और सकरा सा रास्ता है, जलियांवाला बाग में एक ही एंट्री है, एक ही एग्ज़िट है, लोग भाग सकते नहीं हैं। चारों तरफ मकानों के बीच में एक पार्क सा बना हुआ है, वही जलियांवाला बाग है। तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ था और वहीं पर एक ही पतली सी गली है, एग्ज़िट एंट्री वही मानी जाती है। तो वहाँ पर उसने अपने लोगों को स्टेशन किया है, फायरिंग का आदेश दे देता है। तो दिस वाज फर्स्ट इवेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड। दूसरा, इसी समय एक और इशू खड़ी हो जाती है, खिलाफत इशू। एक और इशू खड़ी हुई है, खिलाफत इशू। खिलाफत इंग्लिश में कहते हैं कैलीफेट। कैलीफेट रूल्ड बाई कैलिफ। जो कैलिफ होता है, जो वहाँ का मुस्लिम वर्ल्ड का जो रूलर है उसे खलीफा कहते हैं, और जहाँ खलीफा रूल करता है उसे कहते हैं कैलीफेट और खिलाफत, अदरवाइज कहते थे। सो द किंगडम ऑफ खलीफा वाज कॉल्ड खिलाफत। इस समय जो रूलर है खलीफा है, और खलीफा को पूरे मुस्लिम, दुनिया भर के जो मुस्लिम्स थे वो अपना सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं। मुस्लिम्स जो हैं खलीफा को अपना सर्वोच्च धर्मगुरु माना करते हैं। मेडिवल वर्ल्ड की एक इंस्टीट्यूशन होता था खलीफा, तो ये खलीफा होता है। अब ये खलीफा इस समय टर्की का जो शासक था उसे ही खलीफा की पदवी मिली हुई है, और मक्का मदीना जिसके पॉलिटिकल कंट्रोल में थे उसे वो टर्की था, और टर्की का जो शासक था उसे ही खलीफा की उपाधि मिली हुई है इस समय। और टर्की फॉट अलॉन्ग विद जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड गॉट डिफीटेड। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की ये सब हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जब ये खलीफा हार गया है तो फिर विनिंग पावर्स ने, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह ने बोल दिया है कि ये जो कैलीफेट है, ये जो खलीफा ने जितने एरियाज़ जर्मनी की मदद से कैप्चर किए हैं, ये खिलाफत हम भंग कर देंगे, खिलाफत डिज़ोल्व कर दी जाएगी। ये अनाउंसमेंट होने लगा है कि सून द खिलाफत शैल बी डिज़ोल्व, खलीफा से सारे एरियाज़ छीन लिए जाएंगे। तो टर्की का जो शासक था वो खलीफा का पद लिए हुए है, और खलीफा जो होता था उसको दुनिया भर के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु माना करते थे। ये मेडिवल इंडियन इंस्टीट्यूशन है। तो टर्की का जो टर्की हारा हुआ देश है, तो ये जब ये बात होने लगती है कि खिलाफत भंग हो जाएगी, तो फिर इंडियन मुस्लिम्स इस इशू को इंडिया में रेज़ कर देते हैं, और इसको रेज़ करने में सबसे आगे थे अली बंधु, मौलाना आज़ाद, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। वो इस मूवमेंट को भारत में शुरू कर देते हैं, और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि खलीफा हमारा सर्वोच्च धर्मगुरु है। और जैसा कि चेम्सफोर्ड ने हमसे बोला था, वाइसरॉय ने, कि अगर तुम्हारा खलीफा हारता है तो उसके साथ उचित व्यवहार करेंगे। तो अब खलीफा हारा है
तो आप हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए उसकी खिलाफत भंग ना करें, ताकि वो इस्लाम का बिल्कुल एक सिस्टम को बिल्कुल सेव कर पाए। ये उसका काम भी है, क्योंकि वो इस सिस्टम को चलाता है। तो अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, ये सब एक खिलाफत कमेटी बना चुके हैं। इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बना ली है और खिलाफत कमेटी के ज़रिए ये डिमांड कर रहे हैं कि खलीफा के साथ फेवरेबल ट्रीटमेंट हो, जैसा कि आपने बोला था। इसलिए ये अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए कि उसका खिलाफत भंग कर दी जाएगी। कभी भी आ जाए खिलाफत इशू किसने स्टार्ट की, तो आप आंसर देंगे अली बंधु, अली ब्रदर्स। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसके मेंबर हैं। गांधी जी भी खिलाफत इशू में खिलाफत कमेटी के साथ हो गए हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि ये बहुत सुनहरा मौका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फोर्ज करने का, बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर करने का, इससे अच्छा कभी मौका नहीं आएगा। तो गांधी जी भी खिलाफत कमेटी के साथ हो लेते हैं, मुस्लिम्स की इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी जी का खलीफा सिस्टम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मुस्लिम्स को के साथ एक बॉन्डिंग करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। तो गांधी जी भी इस कॉज में सपोर्ट में आ गए हैं। तो बन गई है 1919 नवंबर में एक खिलाफत कमेटी, और ये डिमांड कर रहे हैं कि खलीफा के साथ व्यवहार उचित हो, उसकी खिलाफत भंग ना की जाए। अब ये एक इशू शुरू हो गई है, खिलाफत इशू इसे कहते हैं। उधर जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हो गई है। टर्की के साथ 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवराय ये टर्की के ऊपर लागू की गई है और खिलाफत भंग कर दी गई। अब तक तो अटकलें ही लगाई जा रही थी। नाउ द खिलाफत वॉज डिजॉल्व, और बाकायदा ऑफिशियल तौर पे लिख दिया गया कि खलीफा से उसके एरियाज छीन लिए गए हैं। जब 1920 में रिपोर्ट आई गई है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस बाकायदा पब्लिश हो गई है, फाइनल हो गई है। वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के ऊपर लागू हुई थी ट्रीटी ऑफ सेवरेस, जर्मनी के ऊपर लागू हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। तो इसमें डिसोल्यूशन फाइनल हो गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया। उधर इसी समय रिपोर्ट आई थी हंटर कमेटी की, जिसमें डायर को माफ़ कर दिया गया था। इन इश्यूज़ को लेकर फिर कांग्रेस ने डिमांड करनी शुरू की है कि खलीफा के एरियाज़ वापस किए जाएं और डायर को सज़ा दी जाए। इसलिए कुछ इसी समय एक मीटिंग होती है जून 1920 में। यहाँ पर कॉल दे दी जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई है जून 1920 में खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई है और खिलाफत कमेटी ने बोला है कि आने वाले अगस्त के महीने से हम शुरू कर देंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कॉल आ गई है खिलाफत कमेटी से कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं। गांधी जी समझ रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो प्रोग्राम बताया है खिलाफत कमेटी ने, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है और खिलाफत कमेटी इतना बड़ा मूवमेंट चला नहीं सकती। अभी कहीं कांग्रेस शामिल नहीं है इसमें, गांधी जी पर्सनल कैपेसिटी में शामिल थे खिलाफत कमेटी में। गांधी जी तुरंत कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलवाते हैं। वो जानते हैं खिलाफत कमेटी नहीं कर पाएगी ये, इसलिए एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इंग्लैंड अमेरिका से वापस आ चुके हैं। स्पेशल सेशन होता है सितंबर 1920 में कलकत्ता में, चेयर्ड बाई लाला लाजपत राय। और यहाँ पर कांग्रेस ने खिलाफत इशू को इंक्लूडेड इन इट्स एजेंडा। यहाँ पर कांग्रेस ने खिलाफत इशू को अपनी इशू मान लिया है। अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन, लाजपत राय की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है। अब खिलाफत कमेटी कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे। अब खिलाफत कांग्रेस के एजेंडा पे आ गया है। इस तरीके से मीटिंग होती है और अब कांग्रेस कहती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब हमारा मूवमेंट है। अब खिलाफत कमेटी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस तरीके से
शुरू हो जाता है पहला बड़ा मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल का, कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हैंस स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1921-1922 ये एक्चुअली हुआ था, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो इसके हालात तो बनने शुरू हो गए थे रॉलेट सत्याग्रह से। तो शुरू हो जाता है पहला बड़ा मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की डिमांड्स क्या हैं? एक तो डायर को प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाए, जिसको वो कह रहे हैं पंजाब रॉन्ग ठीक कीजिए। फिर वो कह रहे हैं खलीफा को उसके एरियाज वापस कीजिए, इसको वो कह रहे हैं खिलाफत रॉन्ग को सही कीजिए, और हमको दीजिए स्वराज। तो ये इसको यहाँ लिख लीजिए, हमको दीजिए स्वराज। तो ये कांग्रेस की 3 डिमांड हैं, इसलिए किताबों में लिखा मिल जाता है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। खिलाफत भी लिखा रहता है, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि खिलाफत कमेटी कांग्रेस ने मिलकर लड़ा है। तो एक तो ये है कि डायर को फुल पनिशमेंट दिया जाए, नौकरी से निकाला जाना पनिशमेंट नहीं है। दूसरा, खलीफा को उसके एरियाज वापस किए जाएं। खिलाफत रॉन्ग करेक्ट कीजिए, पंजाब रॉन्ग ये है, खिलाफत रॉन्ग ये है, और स्वराज इसमें जोड़ देते हैं स्वराज। तो ये 3 ऑफिशियल डिमांड्स हैं कांग्रेस की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या? नॉन कोऑपरेशन का मतलब है बायकॉट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे कि नेगेटिव प्रोग्राम्स क्या है? पूरे भारत में बायकॉट होगा। किसका होगा? अंग्रेज़ी सामान का होगा। डू नॉट यूज़, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, अंग्रेज़ी सामान का बहिष्कार होगा। इंग्लिश एजुकेशन का होगा, जो अंग्रेज़ों की एजुकेशन है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, उनका होगा। काउंसिल्स में जो एमएलए एमपी हैं, इनका ये लोग काउंसिल से बाहर निकल आए। कोर्ट्स का बहिष्कार होगा। जो कोर्ट में वकील वगैरह हैं वो वकालत न करने ना जाएं, हम भी अपने मुकदमों के लिए ना जाएं अंग्रेज़ी कोर्टों में, तो बायकॉट होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। अंग्रेज़ी सामान का बहिष्कार, इंग्लिश एजुकेशन का बहिष्कार, अंग्रेज़ी कोर्टों में मुकदमों के लिए ना जाएं, काउंसिल से एमपी एमएलए चले आएँ, और आने वाले इलेक्शन जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में होने वाले हैं वो ना लड़ें, कोर्ट्स का बायकॉट हो जाना चाहिए। ये बहुत सारे बायकॉट वो कर रहे हैं। साथ साथ कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम भी हैं नॉन कोऑपरेशन के। मतलब ये तो हो गया बायकॉट, ये है स्वदेशी में इंडियन एजुकेशन पे काम किया जाए, स्वदेशी एजुकेशन पे काम किया जाए। जब हम स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद कर रहे हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो। इसी के तहत बन जाती है जामिया मिलिया इस्लामिया। अलीगढ़ में शुरू हुई जामिया मिलिया इस्लामिया, बाद में दिल्ली में आ जाती है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोडक्ट है। जामिया मिलिया इस्लामिया इन दोनों शुरू होती है, नेशनलिस्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ का ओरिजिनल नाम था, अलीगढ़ में शुरू हुई है, एएमयू अलग है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली आ जाती है। काशी विद्यापीठ, ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रोडक्ट है। ऐसे ही बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, मतलब बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस पूरे भारत में बनते हैं, बड़े बड़े कुछ ये बने हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे काम हुआ है, और जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सब बनने लगते हैं स्वदेशी बायकॉट के तहत, मतलब नॉन कोऑपरेशन के तहत ये सब बनने लगते हैं। उसके साथ साथ पॉजिटिव प्रोग्राम में खादी की शुरुआत हो जाती है। अंग्रेज़ी कॉटन का बहिष्कार किया है, तो भारत में एक इसका सब्स्टिट्यूट देना होगा। इस तरीके से खादी भी शुरू हो जाती है। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ पर गांधी जी अपना ये अनटचेबिलिटी वाला प्रोग्राम भी शुरू कर देते हैं,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। खादी वॉज एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्राम, बहुत सारे पॉजिटिव प्रोग्राम चलते हैं। 1921 के पूरे साल शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस या इंडियंस इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये काम होना शुरू हो जाता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे साल ये सब चलता रहता है। और जब हम कहते हैं कि जब कोर्ट का बॉयकॉट हुआ है नॉन कॉपरेशन के समय, तो भारत के बड़े बड़े वकीलों ने वकालत छोड़ी है। राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, ये वकालत, बड़े वकील थे भारत के, ये वकालत छोड़ देते हैं, कोर्ट, अंग्रेज़ी कोर्टों में जाना छोड़ देते हैं। सी राजगोपालाचारी हैं, ये सब वकालत छोड़ देते हैं अंडर द कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कि ब्रिटिश कोर्ट्स को बहिष्कार किया जाए। अब ये पूरे साल चलता आ रहा है। सरकार ने किसी मुद्दे पर कोई ख़ास आंसर नहीं दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। छुटपुट घटनाएं तो हुई हैं। इसी साल इंग्लैंड का राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आया है नवंबर में। उसको भी ब्लैक फ्लैग दिखाए गए हैं, उसकी विजिट का बहिष्कार किया गया है। ये सब चल रहा है, लेकिन सरकार ने किसी भी डिमांड पर कोई आंसर नहीं दिया है। ऐसे में जब कुछ आंसर नहीं आता है तो जनवरी में कांग्रेस ये कहती है कि अब भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम पूरे भारत में नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू कर देंगे। हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हमारी बात सुनिए। अब टैक्स ना देने का मतलब है कि सरकार, वो चाहते थे सरकार इंस्टिगेट हो, मोबिलाइज हो। टैक्स देने पे सरकार तुरंत आंसर देगी, तो हम टैक्स नहीं देंगे। सरकार फिर भी कुछ नहीं कहती है। तो फिर जनवरी फरवरी में 1922 में गुजरात के बारदोली में एक नो रेवेन्यू कैंपेन चला रही है कांग्रेस। और बोला गया है शांतिपूर्ण तरीके से हम इसे बारदोली गुजरात में चलाएंगे, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो पूरे भारत में इस तरीके से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये नो रेवेन्यू कैंपेन चलाएंगे। इसलिए पूरे भारत में शांति रखी जाए। बारदोली का नो रेवेन्यू कैंपेन सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन जब ये चल रहा था तभी 5 फरवरी को गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर में चौरी चौरा में जो कुछ लोग हैं, उनका एक छोटा सा एक पिकेट जा रही है या उनके वो ग्रुप जा रहा है, उस पर पुलिस के साथ उनकी कुछ झड़प हुई है और इसमें कुछ फायरिंग वगैरह हो गई है। जब फायरिंग हो गई है तो फिर ये चौरी चौरा में वायलेंस हो जाती है। और जब पुलिस लोगों ने वायलेंस करनी शुरू कर दी तो पुलिस थाने में वो आग भी लगा देते हैं। और 22 पुलिसमैन डाइड इन द पुलिस थाना ऑफ चौरी चौरा ऑन 5 फरवरी 1922। इसे चौरी चौरा वायलेंस कहते हैं। चौरी चौरा वायलेंस में 22 पुलिसमैन जब वो भागने लगे तो उनको जनता ने वापस जलते हुए थाने में फेंक दिया है, आग लगा दी थी। चौरी चौरा होता है गोरखपुर में, चौरी चौरा वायलेंस हो जाती है। इस वायलेंस को देखते हुए ऑन 12 फरवरी कांग्रेस विड्रू। गांधी जी ने मीटिंग की है और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया है। इसलिए 12 फरवरी को कांग्रेस का फैसला होता है और वापस ले लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस तरीके से वापस हो गया था असहयोग आंदोलन बिकॉज ऑफ वायलेंस एट चौरी चौरा। ये वापस हो जाता है। एंड ये मूवमेंट जाना जाता है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अगर जो सबसे बड़ा मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल में है तो वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये इसका सिग्निफिकेंस है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द होल फ्रीडम स्ट्रगल विच वॉज बेस्ट नोन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बेस्ट पीरियड था ये नॉन कॉपरेशन तक। इसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू होनी शुरू हो जाएगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ चौरी चौरा। कुछ इन्हीं दिनों 1921 में केरल में ये जो है मोपलहा विद्रोह चल रहा है। मोपलहा रिवोल्ट शुरू हो जाता है। मोपलहा केरल है ना, मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदारों के बीच की लड़ाई है, पीजेंट रिबेलियन है। मोपलहा केरल के मुस्लिम्स मोपलहा, मपीला रिवोल्ट या मोपला रिवोल्ट कहते हैं। तो ये केरल में हुआ है, कुछ इसी समय होता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो मोपलहा रिवोल्ट था वो किस मूवमेंट से संबंधित के पार्ट था, तो आप बोल देंगे नॉन कॉपरेशन के समय ही हुआ था केरल में एक मोपलहा विद्रोह, जहाँ मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदारों के बीच में ये जो लड़ाई है रेवेन्यू को लेकर, इसे कहते हैं मोपलहा
revolt. Mopla revolt was, you can say, it was fought around the time of non-cooperation movement in केरल. केरल में हुआ है दिस मोपला रिवोल्ट. इतना सफिशिएंट है आपके लिए. तो दिस वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें मास मूवमेंट बड़े स्तर पे हुआ है और हर तरह की सोसाइटी के लोग, स्टूडेंट्स हो, वीमेन हो, वर्कर्स हो, महिलाएं हो, वकील हो, पढ़े लिखे लोग हो, किसान हो, सभी ने इसमें अपना योगदान दिया है. सो फर्स्ट बिग मास मूवमेंट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो दिस वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. चलिए, आपकी समझ में आई होगी ये बात, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है. असहयोग आंदोलन. इस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह से लेकर नॉन कोऑपरेशन तक कुछ ये डेवलपमेंट हुए हैं. अब नॉन कोऑपरेशन तो वापस हो गया. अब क्या होगा? 1923 से 1930 तक डेवलपमेंट क्या होंगे ये देखते हैं. अब क्या हुआ, जब नॉन कोऑपरेशन वापस हो गया तो फिर कांग्रेस में डिमांड उठ रही है कि रिज्यूम द मूवमेंट. कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि मूवमेंट आप रिज्यूम कर लीजिए, वापस लेना नहीं चाहिए था, मूवमेंट वापस लेना नहीं चाहिए था. सुभाष चंद्र बोस ने बोल दिया था, सुभाष चंद्र बोस आगे चल के अपनी किताब में लिख देंगे कि जब मूवमेंट अपने चरम पे आ रहा था उस समय उसको वापस लेना वॉज नेशनल कैलेमिटी, राष्ट्रीय आपदा का समय था. आगे चल के सुभाष बोस बोलेंगे बारदोली से जो मूवमेंट वापस लिया गया था. तो मतलब और भी लीडर, सुभाष चंद्र बोस तो इतने एक्टिव नहीं है इस समय, आगे बोलेंगे. और लीडर्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए, मूवमेंट कंटिन्यू करिए. कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है तो सब ये पता लगता है कि बाहर के हालात ऐसे नहीं हैं कि एक्टिव मूवमेंट चलाया जाए, सरकार इसे सप्रेस कर देगी, इसलिए कुछ समय के लिए हम शांत रहते हैं. बाकी जो हमारे बाइकॉट हैं, शिक्षा का है, काउंसिल का है, एजुकेशन का है, ये सब हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कोई एक्टिव मूवमेंट हम नहीं रखेंगे. ये कांग्रेस कमेटी का फैसला हो जाता है. तो कांग्रेस में क्या होता है, इस समय दो ग्रुप बन जाते हैं, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स. ये दो ग्रुप बन गए हैं. अब ये आगे आने वाली रणनीति क्या है, इसको लेके दो ग्रुप बन गए हैं. प्रो चेंजर्स कहते हैं ठीक है, बाहर के हालात नहीं हैं ऐसे कि मूवमेंट हम चला सकें, तो क्यों ना हम मूवमेंट पार्लियामेंट के अंदर से चलाएं. आपने 1920-21 में तो काउंसिल्स के इलेक्शंस बाइकआउट कर दिए थे. अब हमारा कहना है कि जो 1923 में इलेक्शंस होने वाले हैं, उन दिनों इलेक्शंस 3-3 साल में होते थे, जैसे अब 5-5 साल में होते हैं. तो प्रो चेंजर्स का कहना है कि हम इस फैसले से, जो कांग्रेस कमेटी ने कह दिया, कुछ लोग कह रहे हैं रिज्यूम करिए, कुछ लोग कह रहे हैं नो मूवमेंट, तो कांग्रेस कमेटी का फैसला है कि नो मूवमेंट. तो ये प्रो चेंजर्स कह रहे हैं कि हम चेंज के हक में हैं, हम चेंज चाहते हैं इस फैसले से, ये हमको मंजूर नहीं है. हम कह रहे हैं शिक्षा का बाइकआउट है, कोर्ट का बाइकआउट है, सब कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इलेक्शंस का बाइकआउट मत कंटिन्यू कीजिए. 1923 में इलेक्शंस हो रहे हैं, हम लोग एमएलए एमपी बनते हैं और बड़ी तादाद में हम पहुंचेंगे, जो भी हमारा नंबर है, और सरकार को हम इंटरनली ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे. मतलब विधानसभाओं में और लोकसभा में जितना भी नंबर हमारा होगा, वो जो लड़ाई हम बाहर से नहीं लड़ सकते हैं वो अंदर से लड़ेंगे. इसलिए हमारा लॉजिक ये है कि काउंसिल एंट्री अलाउ होनी चाहिए, बाकी आप सब चलाते रहिए अपनी. ये प्रो चेंजर्स हैं. ये हैं चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय, ये भी इन्हीं के साथ हैं. देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये सब हैं प्रो चेंजर्स. ये चाहते हैं कि काउंसिल में हम काउंसिल हो, इलेक्शन हो और हम इसमें पहुँचें, इनका ये कहना है. उधर मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये सब हैं. उधर नो चेंजर्स कहते हैं कि कोई काउंसिल इलेक्शन लड़ने ही नहीं चाहिए. काउंसिल में इलेक्शन हम लड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम एमएलए एमपी बन जाएंगे, और एमएलए एमपी बन जाएंगे इसका मतलब सरकार के साथ शामिल हो जाएंगे, अपना मेन काम हम भूल जाएंगे. नो चेंजर्स कहते हैं कि नो चेंज, जो मूवमेंट ना करने का फैसला है यही फाइनल है, इसमें नो काउंसिल एंट्री, ये भी अलाउड नहीं है, ये चेंज नहीं होना चाहते हैं. ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद.
ये सब हैं, ये ग्रुप बन गए हैं, ये मेन लीडर हैं। गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन के बाद जेल में डाल दिया गया है, गांधी जी वॉज इन जेल। तो ये कांग्रेस में इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं इलेक्शन 1923 के लड़े जाएं, कुछ कहते हैं इलेक्शन ना लड़े जाएं, ये प्रॉब्लम है। फाइनली मीटिंग होती है, 1922 में एनुअल सेशन होता है गया में, और इसके अध्यक्ष हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। गया सेशन है, गया सेशन में भी काउंसिल एंट्री पर बहस होने लगती है कि हम 1923 के इलेक्शन लड़े ना लड़ें, लेकिन जब इसको वोट करते हैं तो इट वाज नॉट पास्ड। पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वोट कर लेते हैं। जब गया सेशन में काउंसिल एंट्री के प्रोग्राम पर वोटिंग हुई है तो ये पास नहीं हुआ है, मतलब कांग्रेस अभी भी काउंसिल एंट्री के फेवर में नहीं है। जब ये वोट वाला सिस्टम पास नहीं होता है तब नो चेंजर्स ने, ये जो प्रो चेंजर्स हैं, इन्होंने कहा है कि हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, और इस तरीके से इन्होंने बना ली है अपनी स्वराज पार्टी। इस तरीके से जो पहला इवेंट होता है नॉन कोऑपरेशन के बाद वो था फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। मतलब CR दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह, लाजपत राय वगैरह, ये सब मिलके बना लेते हैं स्वराज पार्टी, और ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस परमिशन नहीं देती है तो हम तो लड़ेंगे इलेक्शन, काउंसिल में जाएंगे। इस तरीके से 1923 से 1926 तक स्वराज पार्टी का समय रहा, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को डोमिनेट करती रहेगी स्वराज पार्टी। बन जाती है। इसके अध्यक्ष हैं देशबंधु चित्तरंजन दास, सेक्रेटरी हैं मोतीलाल नेहरू। इसलिए प्रो चेंजर्स ग्रुप ने मिलकर बनाई थी एक स्वराज पार्टी, और ये इलेक्शंस भी लड़ते हैं 1923 के, और इसी के दौरान ये जीतते भी हैं। बहुत अच्छी इनकी विजय हुई है। ये सेंट्रल पार्लियामेंट में भी पहुँचे हैं, असेंबली में, और विधानसभाओं में भी इनका बहुमत काफ़ी अच्छा आया है। इस तरीके से 1923 के इलेक्शंस में स्वराज पार्टी ने बहुत अच्छी विजय प्राप्त की है। स्वराज पार्टी का रियल नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका प्रॉपर नेम था। तो दे फॉट इलेक्शंस। कांग्रेस ने भी स्वराज पार्टी के नेताओं को कांग्रेस से निकाला नहीं था, परमिशन दे दी है, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लड़ लें। इसलिए ये हमेशा कांग्रेस का पार्ट रही, बाहर नहीं निकाले गए थे। इलेक्शन जीतते हैं। सेंट्रल असेंबली में भी इनकी बहुत सारी सीटें आई हैं, विधानसभाओं में भी कई जगह ये MPs MLA बन के पहुँचे हैं। 2-2.5 साल बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ इसी समय 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जिसे आज लोकसभा कहते हैं, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अध्यक्ष है, जिसे आज स्पीकर कहते हैं, उस समय कहते थे प्रेसिडेंट, वो बना है एक भारतीय, वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर विट्ठल भाई पटेल। सो द फर्स्ट, इससे पहले जो लोकसभा है इसको अध्यक्षता वाइसरॉय किया करता था। फिर 1921-22 में एक पोस्ट क्रिएट हो गई है प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस की, जिसे आज स्पीकर ऑफ लोकसभा कहते हैं। पहले तो अंग्रेज़ बनता था, लेकिन पहली बार जो भारतीय बने हैं लोकसभा के स्पीकर बिफोर इंडिपेंडेंस, वो थे वल्लभ भाई पटेल के ब्रदर विट्ठल भाई पटेल। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द स्पीकर ऑफ लोकसभा बिफोर इंडिपेंडेंस। उस समय कहते थे प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। तो इस तरीके से लोकसभा और विधानसभाओं में स्वराज पार्टी काम करेगी, सरकार को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, बहुत से बिल पास नहीं होने देगी। 2-2.5 साल काम करती है, लेकिन 1926 तक आते आते स्वराज पार्टी का जो बेस्ट काम था वो ख़त्म हो जाता है। 1926 के इलेक्शन जब आते हैं तो फिर इसका डिफीट देखने को मिली है। अब इसका राज्यों में तो वर्चस्व लगभग ख़त्म ही हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर ये लोग फिर डिविजन्स में हो गए थे, बट गए थे। कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ ही काम करने लगे हैं। जैसा नॉन चेंजर्स ने कहा था कि आप MP MLA बनेंगे तो सरकार के साथ ही शामिल हो जाएंगे। इसलिए जब 3 साल बाद इलेक्शन दोबारा होते हैं तब स्वराज पार्टी को वो परफॉर्मेंस नहीं मिली थी जो पहले मिली थी। इस तरीके से 1926 तक आते आते ये नॉन एंटिटी हो जाती है। तो 3 साल तक इसको डोमिनेट किया था स्वराज पार्टी ने। तो ये थी स्वराज पार्टी। ठीक है, चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में जल्दी से अगला लेक्चर लाएंगे और इसको हम जल्दी से ख़त्म भी कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।